students, welcome to science class. How are you? I hope you all are healthy and fine. Today we will start our next chapter, that is lesson 5, coal and petroleum. Student, coal and petroleum आपने नाम बहुत बार सुना होगा, तो आज हम इन्हीं को अपने चैप्टर में डिस्कस करेंगे. स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले नेचुरल रिसोर्सेज की बात करते हैं. स्टूडेंट, हमारे आसपास हमारे नेचर में बहुत सारी लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स ऐसी हैं जो कि हम अपने कंफर्ट के लिए, अपने बेसिक नीड्स को फुलफिल करने के लिए यूज करते हैं, और इनको हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं. तो नेचुरल रिसोर्सेज की क्या डेफिनेशन हुई? द मटेरियल विच आर प्रेजेंट इन नेचर एंड यूजफुल टू अस टू मीट आवर बेसिक नीड्स आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज. यानी कि वो मटेरियल जो हमारे नेचर से हमें मिले हैं और जिनको कि हम सरवाइव करने के लिए या अपने कंफर्ट के लिए अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं, उनको हम नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ देयर अवेलेबिलिटी ऑन द नेचर, इट इज क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप्स. नेचुरल रिसोर्सेज को 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया है अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग हमारी नेचर में. फर्स्ट आपका है इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज. इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज यानी कि वो रिसोर्सेज जो कि अनलिमिटेड हैं और ह्यूमन एक्टिविटीज के बावजूद, मतलब इतना ज्यादा उनका यूज होने के वो बाद भी वो खत्म नहीं होते नेचर से. जैसे कि आपका लाइट है, सनलाइट, एयर, वाटर, क्ले, सैंड एक्सेट्रा, ये सब आपका इनएग्जॉस्टिबल होता है. कौन से? जो कि आपके नेचर में अनलिमिटेड हैं. सेकेंड आपका है एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज. एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं स्टूडेंट? वो नेचुरल रिसोर्सेज जो कि एक लंबे पीरियड तक अगर ह्यूमन एक्टिविटीज अगर हमारे थ्रू अगर हम मतलब उनको यूज करते रहेंगे इनको, तो कभी ना कभी वो खत्म हो जाएंगे और पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे. तो वो आपके होंगे एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज, जैसे कि फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, मिनरल्स, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एक्सेट्रा. तो इसमें हम अब जो एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं वो भी 2 तरह के होते हैं. एक तो होता है रिन्यूएबल, दूसरा होता है नॉन रिन्यूएबल. रिन्यूएबल का मतलब जो रिन्यू हो सकते हैं, जैसे कि आपका फॉरेस्ट है ना, वाइल्ड लाइफ है, ये आपका रिन्यू हो सकते हैं. एक थोड़े टाइम के बाद इन्हें हम रिन्यू कर सकते हैं. लेकिन अगर कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस जो है, अगर ये हमारी अर्थ से एक बार खत्म हो गए तो इनको रिन्यू करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि ये कई मिलियंस ईयर्स के बाद जाके इनकी फॉर्मेशन होती है. अब हम पढ़ते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट अपना, दैट इज फॉसिल्स. फॉसिल्स पढ़ने से पहले, फॉसिल फ्यूल पढ़ने से पहले फ्यूल्स के बारे में जानते हैं. फ्यूल्स का आपने चैप्टर 6 में पढ़ा था कि फ्यूल्स क्या होती हैं. वो कंबस्टिबल सब्सटेंसेस होते हैं जिनको कि हम बर्न करने के बाद जो आपका हीट और एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं, है ना. तो फॉसिल्स फ्यूल्स क्या होते हैं और फॉसिल्स क्या होते हैं? सबसे पहले हम फॉसिल्स के बारे में जानेंगे. फॉसिल्स क्या है? द रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स buried under the earth millions of years ago are called fossils. यानी कि फॉसिल्स जो होते हैं वो आपके डेड रिमेनिंग पार्ट्स होते हैं प्लांट्स के और एनिमल्स के, जो कि आपका बहुत मिलियन ईयर्स पहले अर्थ में दबते चले गए और उसके बाद जो है उनकी वो जो है आपके क्या बने? फॉसिल्स हो गए. उनको क्या कहा गया? फॉसिल्स कहा गया. जो हमारी अर्थ में दबते चले गए, क्या? रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स. इनको हम क्या कहते हैं? फॉसिल्स कहते हैं. अब फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं? फॉसिल फ्यूल्स आपके हो गए आपका कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस. फ्यूल लाइक कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ऑल आर फॉर्म फ्रॉम द डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स buried under the earth millions of years ago. So these are known as fossil fuels. क्योंकि ये जितने भी फ्यूल्स हैं आपके कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस, ये फॉसिल से बनी हैं, इसीलिए हमको क्या बोलते हैं? फॉसिल फ्यूल्स कहते हैं. यानी कि जो डेड रिमेन पार्ट्स ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स के जो डेड रिमेन अर्थ के नीचे कई साल पहले दबते चले गए, तो उनसे किसकी फॉर्मेशन हुई? कोल की, पेट्रोलियम की और नेचुरल गैस की, जिनको कि हम क्या कहते हैं? फॉसिल फ्यूल कहते हैं. अब हमारा नेक्स्ट कोल की. कोल क्या होता है? इट इज अ हार्ड, ब्लैक और ब्राउन कलर्ड फॉसिल फ्यूल
ब्लैक कलर का होता है और हार्ड सब्सटेंस होता है जिसको कि आप कोयला भी कहते हैं, है ना। तो कोल की फॉर्मेशन कैसे होती है, कोल किस तरह से बनता है स्टूडेंट, कई साल पहले मिलियंस ईयर्स अगो जब किसी नेचुरल फिनोमिना की वजह से जो है आपके जो प्लांट्स या ट्रीज जो हैं वो गॉट बरीड अंडर अर्थ, नीचे जो है दबते चले गए और जैसे जैसे वो गहराई में चले गए एज दे सेंक डीपर, तो वहां पर क्या हुआ कि जो आपकी अर्थ की कोर होती है उसमें हीट बहुत ज्यादा होती है, तो उसकी वजह से और साथ साथ इंटेंस हीट ऑफ कोर एंड प्रेशर ऑफ सॉइल की वजह से क्या हुआ, जो रिमेन्स थे प्लांट्स के उसमें से क्या हो गया, ड्रॉप आउट मॉइस्चर और गैसेस वो बाहर निकल गई। इस तरह से वो उनका जो कार्बन कंटेंट था वो इंक्रीज हो गया, बाकी सब बाहर निकल गया और कार्बन कंटेंट इंक्रीज हो गया। साथ साथ इसमें क्या हुआ, बैक्टीरियल एक्शन होता रहा। बैक्टीरियल एक्शन ने क्या, बैक्टीरियल एक्शन किस तरह से, मतलब उसमें क्या हुआ, उसमें क्या हुआ कि जो सेलुलोज आपका वुड के अंदर प्रेजेंट होता है वो कोल में कन्वर्ट हो गया। यानी कि जो प्रोसेस है कन्वर्जन ऑफ वुड इनटू कोल, है ना, इन दी एब्सेंस ऑफ एयर इज नोन एज कार्बोनाइजेशन। कार्बोनाइजेशन कौन सी प्रोसेस होती है, एब्सेंस ऑफ एयर में होने वाली प्रोसेस होती है, बैक्टीरियल एक्शन के थ्रू होने वाली प्रोसेस होती है। साथ में इसमें क्या हो रहा है, कन्वर्जन ऑफ वुड इनटू कोल, तो इसको हम क्या बोलते हैं, कार्बोनाइजेशन कहते हैं। बात करते हैं कि कार्बन कंटेंट के अकॉर्डिंग जो है डिफरेंट वेराइटी का कोल होता है, यानी कि कोल में अलग अलग वेराइटी की कंटेंट, अलग अलग कंटेंट जो है कार्बन का होता है। जैसे कि हम सबसे पहले बात करें पीट की, पीट जो होता है वो आपका सबसे इंफीरियर क्वालिटी का आपका कोल होता है, जिसमें कि आपका लाइट ब्राउन कलर का होता है और 55 to 65 आपका इसमें कार्बन कंटेंट प्रेजेंट होता है। इसके बाद हमारा है लिग्नाइट, लिग्नाइट ब्राउन कलर का है, इसमें 65 to 75% आपका कार्बन होता है। इसके नेक्स्ट आपका बिटुमिनस है जो कलर में ब्लैक होता है और इसमें 75 to 90% आपका कार्बन प्रेजेंट होता है। एंथ्रासाइट जो होता है आपका वो आपका ब्राइट ब्लैक कलर का होता है और उसमें 92 से 98% तक कार्बन होता है। जैसे जैसे कोल में कार्बन की आपकी जो रेशियो है वो ज्यादा हो जाती है, कार्बन की क्वांटिटी ज्यादा हो जाती है, वो उतना ही बेस्ट क्वालिटी का कोल माना जाता है। यानी कि जो एंथ्रासाइट होता है वो सबसे बेस्ट क्वालिटी का कोल होता है। स्टूडेंट एक बात और बतानी है आपको कि कोल जो होता है वो मेनली हमने बताया जैसे कि कार्बन उसमें प्रेजेंट होता है, लेकिन कार्बन के साथ साथ कोल में आपका सल्फर और नाइट्रोजन भी प्रेजेंट होता है। जैसे कि कोल का पढ़ा हमने कि कोल क्या होता है, कोल आपका प्लांट से मिलने वाला फॉसिल फ्यूल्स होता है, प्लांट के रिमेन से बनता है और इसमें क्या होता है, कार्बन होता है। क्यों, क्योंकि प्लांट्स जो है वो भी कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं, तो उनसे बनने वाला ये फॉसिल फ्यूल भी कार्बन से बना होता है। इसमें मोस्टली कार्बन होता है और इसके अलावा सल्फर और नाइट्रोजन होता है। अब इनकी क्या क्या यूजेस है हमारी डेली लाइफ में वो हम स्टडी करेंगे। फर्स्ट है कोल इज यूज एज फ्यूल इन विलेजेस, फ्यूल की तरह इसे यूज किया जाता है विलेज में, और इसके साथ ही कोल को यूज किया जाता है रेलवे इंजन में प्रोड्यूस करने के लिए स्टीम टू रन द इंजन। थर्ड है कोल इज यूज इन थर्मल पावर प्लांट्स टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। कोल इज यूज इन मैनी इंडस्ट्रीज टू प्रोड्यूस ऑर्गेनिक कंपाउंड सच एज फिनॉल, बेंजीन, टॉलिन एक्सेट्रा। इसके अलावा कोल इज यूज टू मैन्युफैक्चर कोक, कोल तार, कोल गैस बाय द प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। यानी कि कोल तार का अगर डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन क्या होता है स्टूडेंट, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन होता है डिस्टिलेशन की वो प्रोसेस जो बिना एयर की यानी एब्सेंस ऑफ एयर में जो डिस्टिलेशन किया जाता है उसे डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन कहते हैं। उससे क्या बनता है आपका कोक, कोल तार और कोल गैस बनती है, जो कि बहुत ही यूजफुल प्रोडक्ट्स होते हैं। इसके अलावा इसका जो है कहाँ यूज होता है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम देयर ओर्स, यानी ओर में से मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए भी हम इसका यूज करते हैं, कोल का यूज करते हैं। अब हम कुछ और पढ़ेंगे, सम यूजफुल प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम कोल। ऑब्टेन से मिलना, जो कोल से मिलने वाले हमारे कुछ प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि सबसे नंबर 1 कोक है। कोक क्या होता है, ब्लैक टफ और पोरस सॉलिड रेजिड्यू होता है। और कहाँ यूज होता है इसका यूज होता है आपका आयरन ऑक्साइड से आयरन को एक्सट्रैक्ट करने में, आयरन मेटल को एक्सट्रैक्ट करने में इसका यूज करते हैं हम। इस ब्लास्ट फर्नेस से एक प्रोसेस होती है उसमें, और एक होती है बेसेमर प्रोसेस, उसमें हम इसका यूज करते हैं कोक का। ठीक है, इसके अलावा हम इंडस्ट्रियल फ्यूल की तरह इसे यूज करते हैं, ये क्लीन फ्यूल होता है।
इसके बाद आगे है कोलतार। कोलतार जो होता है वो थिक होता है, ब्लैक होता है, लिक्विड मिक्सचर होता है और उसमें बहुत सारे कार्बन कंपाउंड्स होते हैं। जब आपका जो है कोल तार को डिस्टिलेशन किया जाता है तो उसका डिस्टिलेशन करने के बाद, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के बाद ये बहुत सारे प्रोडक्ट मिलते हैं जो कि बहुत अलग अलग इंडस्ट्रीज वगैरह में यूज किए जाते हैं। कहीं पेंट में, डाइज बनाने में, सिंथेटिक डाइज, ड्रग्स, है ना, कलर्स, पेंट्स, बहुत सारी चीजों में जो है इनका यूज किया जाता है। जैसे कि ये सारे जो आपके इनके नाम है आपका बेंजीन, टोल्यूइन, जाइलीन, नेफ्थलीन, ये सब क्या है? ये कोल तार के डिस्टिलेशन से, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से मिलते हैं। इन सभी को हम क्या बोलते हैं? कोल तार क्रूड कहते हैं। कोल तार क्रूड जो होते हैं ये आपको बताया मैंने, अभी बहुत सारी इंडस्ट्रीज में यूज किए जाते हैं। इसके अलावा जब आपका जो है कोल तार का रेजिड्यू जो बचता है उसको हम पिच कहते हैं, जिसको कि हम रूफिंग मटेरियल के लिए और वाटर प्रूफिंग के लिए यूज करते हैं, साथ ही साथ इंसुलेशन के लिए भी यूज करते हैं। अब हम बात करते हैं कोल गैस की। कोल गैस क्या होता है? ये होता है गैसेस मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन का, मीथेन का, कार्बन मोनोऑक्साइड का और बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर होता है। और इसका हम यूज कहाँ करते हैं स्टूडेंट्स? इसको हम यूज करते हैं डोमेस्टिक कुकिंग में, इसको यूज हम करते हैं आपके इंडस्ट्रीज में, आपका इंडस्ट्रियल फ्यूल की तरह। तो स्टूडेंट, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको यहाँ तक चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू।